हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण शर्मा आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया था, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण एवं संरचना के बारे में। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम दोनों का अध्ययन क्रमवार तरीके से करेंगे। तो अभी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो पहले तो आप लोग को पता ही होगा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए को का निर्माण करते हैं। तो पेंटोज शुगर जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज नामक होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। ये क्या होते हैं, दो प्यूरिन होते हैं और ये तो क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं, पता है आपको। और ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। तो इन यही तीनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। तो आप लोग को मैंने इससे पहले वाले में वीडियो में भी बताया था कि जो डीएनए होता है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। यह न्यूक्लियस में, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, जो क्या करता है, जीवों के लक्षणों का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण करता है एवं जीवों के लक्षणों का निर्धारण करता है। तो ये तो मान लीजिए हो गया बेसिक जानकारी डीएनए के बारे में कि यह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सभी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण एवं संचालन करता है तथा जीवों में लक्षणों का निर्धारण का कार्य करता है। ये तो मान लीजिए सब लोग जानते हैं डीएनए के बारे में। तो हम कुछ अन्य जानकारी जानते हैं डीएनए के बारे में, जैसे कि डीएनए की खोज किसने की है, ठीक, इसको न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, किसने बताया कि डीएनए आरएनए दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अन्य चीजों को जानते हैं और देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने की। तो फ्रेडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में क्या किया, डीएनए की खोज की और इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया। क्यों न्यूक्लिन नाम दिया, क्योंकि यह न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला पदार्थ था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक, आपको समझ में ये कंसेप्ट न्यूक्लिन कहां से है, क्योंकि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। अब आगे क्या है, 1889 में एटमॉन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि न्यूक्लिन को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक, तो आगे देखते हैं 1893 में ओसेल नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में किसने जानकारी दी, ओसेल नामक वैज्ञानिक ने। अब 1909 में क्या हुआ, लेवेन नामक वैज्ञानिक जो आए थे, इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है, जिसमें एक का नाम क्या है, डीएनए, और एक का नाम आरएनए। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए, उसका जो नाम है आज हम जान रहे हैं, जिसको डीएनए और आरएनए के नाम से, उसको नाम किसने दिया है, लेवेन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया है, डीएनए और आरएनए नाम दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीएनए कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए कितने प्रकार का होता है। बेसिकली तो डीएनए 5 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ये पांचों प्रकार के डीएनए के अलावा एक अन्य प्रकार का भी डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए या वलयाकार डीएनए कहते हैं। तो ये तो हो गई मान लीजिए डीएनए के बारे में मोटी मोटी जानकारी कि आप लोग को तो मान लीजिए ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए डीएनए के बारे में। दूसरा चीज क्या है, डीएनए क्या करता है, एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है एवं एक से अधिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए में एक छोटे छोटे पार्ट में एक छोटा पार्ट जो होता है, डीएनए का एक छोटा पार्ट जो एक क्रिया का क्या करता है, एक क्रिया का कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है और एक लक्षण का निर्धारण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है डीएनए का, जो क्या करता है, एक क्रिया पे नियंत्रण करता है और एक लक्षण का निर्धारण करता है। जीन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ जीन, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव जीन और पैसिव जीन। एक्टिव जीन किसको कहते हैं, वह जीन
जो क्या करता है, क्रियाओं का लक्षण का निर्धारण करता है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है। और पैसिव जीन किसको कहेंगे, वह जीन जो क्रियाओं पर नियंत्रण एवं लक्षणों का निर्धारण नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, पैसिव जीन कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे डीएनए की संरचना के बारे में, कि उसकी जो संरचना होती है कैसे बनी होती है। जैसे बताया मैंने आपको कि क्या होती है, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है, तो उसकी संरचना कैसे होती है। तो अब देखते हैं अभी कि मतलब डीएनए की संरचना के साथ अब हम लोग डीएनए को और डिटेल में समझते हैं। और ये जो 5 प्रकार के डीएनए हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे, और ये जो वलयाकार डीएनए है इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना के बारे में। तो डीएनए की संरचना के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, वाटसन तथा क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे क्या कहते हैं, वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं। कब किया था, 1953 में। तो इनकी मॉडल के अनुसार आप ये फिगर के हिसाब से समझ सकते हैं कि डीएनए की संरचना यही है, जिसको वाटसन तथा क्रिक ने क्या किया था, बताया था कि इसका मॉडल क्या होता है, ऐसा होता है। तो इनके मॉडल के अनुसार आप देख सकते हैं, पहला चीज क्या कि डीएनए क्या होता है, एक अक्ष की ओर सॉरी, जो डीएनए होता है वह एक अक्ष की ओर क्या होता है, घूमता है। तो ये बीच वाला पार्ट की क्या है, एक्सिस है इसका। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला ये हो गई। तो ये कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देखिए आपस में क्या है, इस अक्ष के आपस में क्या है, मतलब घुमावदार सीढ़ी, मतलब घूमे हुई है, मतलब मुड़ी हुई है। इस अक्ष के चारों तरफ क्या है, मुड़ी हुई है। अब ये देखिए बुक में मैक्सिमम ये वाला फिगर दिखाया जाता है, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने एकदम सिंपल फिगर बनाया है, जिससे आप लोगों को क्या हो, समझने में बहुत आसानी हो। वैसे तो बुक वगैरह में आपको या फिर आप लोग नेट पे देखेंगे तो ऐसा फिगर दिखाया जाता है, बट ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और इसमें आप लोग डीएनए की संरचना में देख सकते हैं कि एक क्या है, एडेनिन के सामने थायमिन होता है और गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है। तो इसके बारे में भी किसने बताया था, वाटसन तथा क्रिक ने ही बताया कि एडेनिन के सामने थायमिन रहेगा और गुआनिन के सामने साइटोसिन रहेगा। और क्या बताया था वाटसन तथा क्रिक ने कि एडेनिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना, 1 और 2। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो ये हमें पता चल रहा है किसके माध्यम से, ये वाटसन तथा क्रिक का जो मॉडल था, इस मॉडल के आधार पे हमें ये सारी जानकारी मिल रही है। और क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो एडेनिन और गुआनिन जो क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो 2 नाइट्रोजनस बेसों के बीच का गैप कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और उस हिसाब से ये जो डीएनए का एक वलय है, मतलब एक मोड़ है, ठीक, यही मोड़ आपको इस रूप में दिखाया गया है। तो एक मोड़ की पूरी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन्होंने ये बताया कि ये जो मोड़ के कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कि एक डीएनए में, डीएनए के एक वलय में, एक मोड़ में 10 क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। डीएनए की संरचना हम लोग समझ चुके थे। अब डीएनए की संरचना के बाद जानते हैं ये जो 5 प्रकार का डीएनए पाया जाता है उनके बारे में। तो देखिए हम लोग इस फिगर में, इस बोर्ड पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं ये जो 5 प्रकार के डीएनए में क्या क्या अंतर है और कितनी आसानी से 5 प्रकार के डीएनए को हम लोग एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, ए डीएनए है, ये बी डीएनए है, ये सी डीएनए है, ये डी डीएनए है और ये जेड डीएनए है। तो पहली चीज क्या है इन दोनों में, इन पहला पॉइंट हम लोग क्या ध्यान देंगे, ये जो ए डीएनए होता है वो दक्षिणावर्त घुमा होता है।
मतलब ये एक अक्ष के चारों तरफ घूमे होते हैं, आपको पता है। तो इनकी जो संरचना होती है घूमने की वो दक्षिण, मतलब दक्षिण की तरफ से, मतलब दाएं क्या होते हैं, दाएं दाहिने तरफ घूमते हैं। और बी डीएनए ये भी दक्षिणावर्त होता है, सी डीएनए ये भी दक्षिणावर्त होता है। डी डीएनए के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और जो जेड डीएनए होता है वो वामावर्त, मतलब ये दाहिने साइड में नहीं, दक्षिणावर्त नहीं, ये बाएं साइड से घुमा होता है। तो समझ गए, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके बीच जो नाइट्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे एक बताया था मैंने ना, एक मोड़ पे या एक कुंडल में या एक डीएनए का जो एक मोड़ होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस के कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सामान्य डीएनए जो बी डीएनए हमने पढ़ाया है आपको, जो डीएनए वो बी डीएनए के बारे में बताया। इसी को वाटसन तथा क्रिक ने क्या किया था, इसी बी डीएनए पे अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं एक मोड़ पे, 10 नाइट्रोजनस पाए जाते हैं। ये मैंने आपको गिन के भी दिखाया और बताया भी। लेकिन ए डीएनए में ये नाइट्रोजनस बेस कितने पाए जाते हैं, 11, और सी डीएनए में 8, और जेड डीएनए में डी डीएनए में तो सॉरी सी डीएनए में 9, डी डीएनए में 8 और जेड डीएनए में 12 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो देखिए आपस में कितनी विभिन्नताएं हैं, कहीं 11, 10, 9, 8 और 12। इसी के कारण जो डीएनए का प्रकार है इतना प्रकार में बटा हुआ है। और देखते हैं इनका जो व्यास होता है वो कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो ए डीएनए का व्यास जो होता है कितना एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब इसके जो दो क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच की गैप कितना होता है, तो कितना होता है 25.5 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए सामान्य डीएनए है तो इसमें कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। सी डीएनए 19 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए कितना होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है इनका व्यास होता है। तो आप लोग ये जो पांचों प्रकार के डीएनए है इसको समझ गए होंगे और आप लोग को ये पांचों डीएनए अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनके बीच में क्या क्या अंतर है, कैसे होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये अन्य प्रकार का डीएनए पाया जाता है वलयाकार डीएनए, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी जानते हैं कि मतलब ये वलयाकार डीएनए क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो पहला चीज तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यह जहाँ पे डीएनए पाया जाएगा वहां पे नहीं पाया जाता। जैसे डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, तो ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाएगा। तो कहाँ पाया जाएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, हरित लवक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे डीएनए नहीं पाया जाता है। तो वलयाकार डीएनए कहाँ पाया जाता है आप लोग को ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे इसके बारे में और जानते हैं। ये जो वलयाकार डीएनए होता है इसकी जो श्रृंखला होती है वो खुली नहीं होती है, बंद होती है। मतलब ये आपस में क्या होते हैं, इसकी मान लीजिए डीएनए है, ये ऐसे दो बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, तो ये आपस में क्या रहेंगे, कुंडलित रहेंगे। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। इनका जो ये श्रृंखला बनी इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, इसी के कारण इनको वलयाकार डीएनए कहते हैं। ये गोल गोल पाए जाते हैं, ऐसे ही इनकी संरचना होती है वलयाकार डीएनए की। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं, बट ये अधिक तापमान और पीएच पे क्या होते हैं, टूटते नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते नहीं है। ये वलयाकार डीएनए क्या होते हैं, वलयाकार डीएनए की जो दोनों भुजाएं होती हैं वो अधिक ताप एवं अधिक पीएच पर अलग नहीं होती हैं। डीएनए के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अर्थात बंद होते हैं, यही है क्या वलयाकार डीएनए। तो उम्मीद है आप लोग को ये डीएनए का प्रकार, डीएनए की संरचना और डीएनए के बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोग को पता चल गया होगा कि डीएनए क्या होता है, उसका नाम क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, कौन सा पेंटोज शुगर पाया जाता है और उसकी संरचना कितने प्रकार के हैं, इन प्रकारों में क्या क्या अंतर है। तो इसी के साथ डीएनए आपका डीएनए के बारे में जानकारी खत्म हुई। अब हम लोग आगे जानेंगे किसके बारे में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो अब हम लोग समझते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कि ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो किसी एक ही व्यक्ति या जीव के प्रत्येक भाग में कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो क्या होता है,
समान होता है। मतलब एक व्यक्ति की किसी भी कोशिका से हम लें डीएनए का होगा समान होगा, और उसके बीच में जो नाइट्रोजिनस बेस का जो क्रम होता है, जो नाइट्रोजिनस क्षार बेस का जो क्रम, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसका जो क्रम पाया जाता है वो क्या होता है, समान होता है। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों का फिंगर एक दूसरे से अलग होता है, उसी प्रकार दो व्यक्तियों के डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस में भी क्या होता है, अंतर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे जो कोशिका के बीच में, जो न्यूक्लियस के बीच में जो डीएनए है, उसके बीच में क्या है, जो नाइट्रोजिनस बेस का क्रम है वो अलग होगा। कोई और व्यक्ति है, उसके बीच में जो पाया जाएगा नाइट्रोजिनस बेस का क्रम कुछ और होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, अलग होता है, लेकिन एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच डीएनए की कुछ समानता पाई जाती है। अर्थात एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच डीएनए के कुछ भागों में नाइट्रोजिनस बेस का क्रम क्या होता है, समान होता है। समझ गए हम लोग। मान लीजिए कि एक ही परिवार के दो लोग हैं, या पिता पुत्र हैं, या भाई भाई हैं, तो उनके जो किसी भाग में क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस का क्रम जो है सिमिलर पाया जाएगा। तो जो डीएनए टेस्ट करवाते हैं जो लोग अपने पिता और पुत्र को जांच के लिए, या फिर क्या मर्डर की तलाश के लिए, या अन्य चीजों के लिए, तो इसी के माध्यम से पता चल जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही हम ये चीजें जान पाते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति के डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस का क्रम का लिया गया चित्र ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो आप लोग को इससे समझ में आ गया होगा कि यदि दो व्यक्तियों का किसी निश्चित भाग में क्या कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजिनस बेस का क्रम अगर यदि समान है, तो वो व्यक्ति एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, ये बात तय है। अगर उनके बीच में नाइट्रोजिनस बेस में समानता नहीं है, तो वो दोनों आपस में क्या है, एक परिवार से संबंधित नहीं है। तो ये था क्या आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, एकदम आसान भाषा में आपको समझाया गया। या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको आसान भाषा में दी गई जानकारी थी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।